Welcome dear students, we are discussing life processes in living organism part 1. ओके, इस टॉपिक में थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी कर लिया है. ठीक है, इसमें हम पहुंच चुके हैं अप टू द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सुपर प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज रेस्पिरेशन, मे बी एरोबिक और एनएरोबिक, एंड वी आर डिस्कसिंग विद द एरोबिक प्रोसेस. ओके, हैविंग ऑक्सीजन. इसमें शुरुआत जो होती है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से होती है, राइट, जिसमें अबाउट 6 कार्बन है. 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज ये ब्रेक करना होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट हैविंग 3 कार्बन कंपाउंड. आप देख सकते हो इसमें आपको 3 कार्बन्स दिखाई देंगे, इसका नाम है पायरुविक एसिड. तो ये जो पायरुवेट आपको मिलता है ये प्रोसेस ही ग्लाइकोलाइसिस है, राइट. ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, एरोबिक में भी होता है ये, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसमें भी ये होता है. ओके, तो एक बार ग्लाइकोलाइसिस जब हो जाता है कंप्लीट, तो उसके बाद लिंक रिएक्शन आपको यहाँ पे समझ लेना है कि क्या है लिंक रिएक्शन. जो पायरुविक एसिड का होता है लिंक रिएक्शन, ग्लूकोज से बनेगा पायरुविक एसिड इन साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ एंजाइम्स एंड वेरियस स्टेप्स, अबाउट 10 स्टेप्स आर देयर, जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. ठीक है, तो पायरुविक एसिड का आप देखिए हमें क्या कराना है यहाँ पे. इस पायरुविक एसिड के जो 2 मॉलिक्यूल्स है इसका हम करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें से CO2 निकाल लेंगे. ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, सपोज ये CO2 निकाल लो. ओके, तो प्रोडक्ट जो आपके पास बच जाएगा वो रहेगा CH3CHO. ठीक है, एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे बच जाएगा. तो इस एसिटाल्डिहाइड को आप यहाँ पे लिख सकते हो CH3CHO, राइट, एसिटाल्डिहाइड जो बचेगा. तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ से डीहाइड्रोजनेशन भी होगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा, CO2 भी निकलेगा. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स डीहाइड्रोजनेज. तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लोगे तो कौन उसको रिसीव करेगा, तो उसको रिसीव करेगा एक कोएंजाइम जिसका नाम है NAD, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. उसमें आप रिडक्शन करा दो उसका. ठीक है, तो आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट, लाइक दिस NADH2. यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स का रेफरेंस देना है हमेशा, इसलिए इसको भी 2 मॉलिक्यूल्स 2 NADH2, राइट. तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है, एक एसिडिल फ्रैक्शन बच जाएगा. ओके, और यहाँ पे आपको लेना है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएंजाइम A, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएंजाइम A. यहाँ एसिडिल फ्रैक्शन बचा है और उस एसिडिल फ्रैक्शन का आप देख सकते हो क्या होगा, इसमें कोएंजाइम A आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A. 3 कार्बन कंपाउंड से आपने एक कार्बन निकाल लिया था. ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है. ओके, तो अब आपके पास 2 कार्बन कंपाउंड बचा है. तो ये जो रिएक्शन होता है ये कहाँ होता है, ये प्रोसेस आउटर चेम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ठीक है, ये देख सकते हो आप, राइट, लाइक दिस. सो दैट इज द आउटर चेम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेयर दिस पर्टिकुलर लिंक रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे बनेगा एसिटिल कोएंजाइम A, 2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है ना, इसमें से एक मॉलिक्यूल को एंट्री देते हैं पहले, बाद में दूसरे को देंगे. और यहाँ पे खास रिएक्शन हम पढ़ेंगे, दैट इज साइक्लिकल चेंजेस जो होते हैं क्रेब्स साइकिल. ठीक है ना, और साथ में यहाँ पे जो खास F1 पार्टिकल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे, इस तरह के ऑक्सीजोम्स. ठीक है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर क्रिस्टी पे बहुत सारे ऐसे F1 पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे. तो इन F1 पार्टिकल्स में हम क्या पढ़ेंगे, एक खास प्रोसेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो एरोबिक रेस्पिरेशन बनता है इन सब इवेंट से, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद लिंक रिएक्शन, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद ATS, और उसके बाद आपको मिल जाएंगे ATPs बहुत सारे. ठीक है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. और इसीलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस, क्योंकि ये बनाता है एनर्जी. ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ ATP, राइट. तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे 1 by 1. अब हमारा टारगेट है टू अंडरस्टैंड द ग्रेट प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल. ठीक है ना, तो ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है
जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और इसके लिए हमें चाहिए एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए के लिए हमें चाहिए पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के लिए हमें चाहिए ग्लूकोज। तो रेस्पिरेशन की शुरुआत कहाँ से होगी? ग्लूकोज से होगी। फिर पायरुविक एसिड मिलेगा, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए मिलेगा, और इसके बाद ही क्रेब्स साइकिल होगी। ओके, ये चीज़ें आपने समझ लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल। द ग्रेट पर्सनालिटी सर हैंस क्रेब, who opened the door of research in the field of biochemistry, नोबेल लॉरेट पर्सनालिटी है सर हैंस क्रेब। ठीक है, इन्होंने आप देख सकते हो बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बायोकेमिस्ट्री रिसर्च। ओके, स्पेशली आप देख सकते हो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल, जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप कह सकते हो TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर आप कह सकते हो क्रेब्स साइकिल। ठीक है ना, क्रेब्स साइकिल कहिए, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहिए, या फिर इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। साइट्रिक एसिड साइकिल, बहुत सारे एसिड्स इसमें विथ ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि साइट्रेट, साइट्रिक एसिड जो बनता है पहला एसिड। ओके, उसमें भी 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब है ये साइकिल पहले कही गई थी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है ना, लेकिन ये साइकिल काफ़ी फेमस है बाय द नेम इटसेल्फ। ठीक है, क्रेब्स साइकिल। तो जो क्रेब्स है ये साइंटिस्ट का नाम है। ओके, सर हैंस क्रेब। उन्होंने दिए हुए सारे साइक्लिकल चेंजेस अब हम समझते हैं वन बाय वन। ओके, so what happens exactly there in mitochondria? You just see right here. सबसे पहले तो आपने ये समझ लेना है, ठीक है, कि ग्लूकोज से हमारे पास क्या बन गया है अभी, राइट हियर पायरुवेट बन गया है। ओके, 2 मॉलिक्यूल्स, और पायरुवेट से हमें मिल चुका है एक फिर से प्रोडक्ट, that is 2 molecules of acetyl coenzyme A। इसमें से हम एक ही कोएंजाइम में यूज़ करेंगे, तो इसको आप इस तरह भी लिख लो। ठीक है, इसमें से जो 2 मॉलिक्यूल्स है एसिटिल कोएंजाइम A के, तो उसमें से एक ही मॉलिक्यूल पहले यूज़ होगा फॉर क्रेब्स साइकिल। सो आउट ऑफ दिस 2 लेट अस कंसिडर 1 फर्स्ट। ठीक है, ये 2 कार्बन कंपाउंड हमें लेना है और इसी से हमारा साइकिल प्रोसीड होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक खास एसिड रहता है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, आप इसको इस तरह लिख सकते हो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, या फिर ऑक्सैलो एसीटेट इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड। इस 4 कार्बन कंपाउंड में आपको ये मर्ज कर देना है, इसको कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी आसानी से हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, उसका आपको यहाँ काम नहीं पड़ेगा, आपको सिंपली प्रोडक्ट याद रखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ ऊपर कर लेते हैं सो दैट वी कैन गेट सम स्पेस। रेडी है, हमें मिलेगा पहला स्टेबल प्रोडक्ट साइट्रेट, मतलब साइट्रिक एसिड, जिसमें 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, यानी कि 6 कार्बन क्यों है, क्योंकि यहाँ तो 4 कार्बन है ऑलरेडी और इसमें 2 कार्बन है, सो 4 + 2 6 कार्बन का कंपाउंड मिल गया। ठीक है, अब ये साइट्रेट जो मिला है, ये साइट्रेट हमें एक आइसोमर प्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, ड्यू टू डिहाइड्रेशन, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड सिस एकोनिटेट। उसका नाम क्या है, सिस एकोनिटेट, दैट इज़ द इंटरमीडिएट एसिड। ठीक है, सिस एकोनिटेट, फिर से हाइड्रेशन होगा, यानी वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। ओके, और आपको फिर से एक दोबारा प्रोडक्ट मिलेगा आइसोमर, दैट इज़ आइसोसाइट्रेट या आइसोसाइट्रिक एसिड। ओके, कार्बन नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सिंपल आइसोमेरिज्म होता है इन प्रेजेंस ऑफ सिस
एकोनिटेज एंजाइम। तो एंजाइम का आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, सिंपली याद रखना है। अब हमारे पास प्रोडक्ट है आइसोसाइट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड। इसका अब हम देखिए ऑक्सैलोसक्सिनेट में कन्वर्शन कर रहे हैं। ऑक्सैलोसक्सिनेट दैट इज़ अनदर एसिड विथ 6 कार्बन अगेन। कार्बन नंबर बदलता नहीं है, ठीक है, और हमें मिलता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनेट, ऐसा भी उसको लिख सकते हो आप। लेकिन ये प्रोसेस होते वक्त यहाँ पे खास चेंज होगा, ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन होगा, आई मीन टू से, और जो हाइड्रोजन निकलते हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन रिसीव करने के लिए यहाँ पे आप देखिए, वो हाइड्रोजन रिसीव करने के लिए खास कोएंजाइम यहाँ पे ऑलरेडी रहता है NAD। तो ये जो NAD है ये हाइड्रोजन रिसीव करेगा और रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में। तो यहाँ पे मिल चुका है फिर से एक रिड्यूस कोएंजाइम, और ये रिड्यूस कोएंजाइम ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक NADH2 से हमें 3 ATPs मिल जाते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे, समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। इससे आपको कितने ATP मिलेंगे? 3, ओके। तो अब आपके पास जो ऑक्सैलोसक्सिनेट प्रोडक्ट था, ठीक, इस प्रोडक्ट का क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब यहाँ से CO2 निकल जाता है। 6 कार्बन कंपाउंड में से अगर एक कार्बन आप निकाल लोगे तो आपके पास बचेगा 5 कार्बन कंपाउंड, उसका नाम है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड, मतलब ग्लूटारेट, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। ये प्रोडक्ट आपके पास बच जाएगा विद 5 कार्बन ओनली, ठीक है, विद 5 कार्बन ओनली, रिमेंबर। तो इसमें 5 कार्बन होते हैं अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में, और यहाँ से कार्बन निकलने के बाद ये कार्बन नंबर कम हो चुका है, ओके, 5 कार्बन कंपाउंड। एक बार फिर से आपको कराना पड़ेगा डीकार्बोक्सिलेशन, फिर से CO2 निकाल लो, ठीक है, और साथ में आपको कराना पड़ेगा डिहाइड्रोजनेशन, मतलब ऑक्सीडेशन, और उसमें से फिर से H2 निकालना पड़ेगा। और जैसे H2 निकलेगा तो उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे फिर से NAD होता है अवेलेबल, और NAD फिर से रिड्यूस हो जाता है NADH2 में। तो ये है क्या क्रेब्स साइकिल, तो आप समझ रहे होंगे। क्रेब्स साइकिल का सीधा मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन है एसिटिल कोएंजाइम A का, ठीक है ना, कंटिन्यूस ऑक्सीडेशन, राइट। और आपको जब जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे ना, तब तब कोई ना कोई रिड्यूस होगा, वो कोएंजाइम रिड्यूस होगा, ठीक है, रिड्यूस कोएंजाइम आपको ATP प्रोड्यूस कराएंगे। तो यही तो मोटिव होता है क्रेब्स साइकिल का, कि बहुत सारे रिड्यूस कोएंजाइम तैयार किए जाए, ओके, और उससे आपको मिले ATP, सुपर। तो यहाँ पे जो 4 कार्बन कंपाउंड बचा है उसका नाम है, देखिए, ऑक्सैलो। ये जो ऑक्सैलोसक्सिनेट आपको मिला था तो उसी को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब एक कार्बन निकालने के बाद इसको आप लिखिए सक्सिनिल कोएंजाइम A, क्योंकि इसमें कोएंजाइम A है, ठीक है, इसीलिए इस तरह लिखा गया उसको, सक्सिनिल कोएंजाइम A विद 4 कार्बन, ओके। तो ये 4 कार्बन कंपाउंड आपके पास है। अब देखिए क्या होगा, राइट हियर, ठीक है, इसको यहाँ तक आगे प्रोसीड करेंगे, जस्ट बिलो इट। तो ये सक्सिनिल कोएंजाइम A, इसमें से कोएंजाइम A यहाँ निकल जाएगा, ठीक है, कोएंजाइम A यहाँ पे निकल जाएगा, और आपके पास प्रोडक्ट बचेगा सक्सिनेट, मतलब सक्सिनिक एसिड। कार्बन नंबर अब कम नहीं होंगे क्योंकि कार्बन नंबर 4 ही अल्टीमेटली, ठीक है। लेकिन फिर से आपको यहाँ पे हाइड्रेशन कराना पड़ेगा। हाइड्रेशन यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हुआ था, ठीक है, यहाँ पे फिर से हाइड्रेशन कराना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको ATP बनाना है डायरेक्ट ATP। ये अभी आपको चेक मिले हैं, इसका कैश होगा तो ATP बनेगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आपको कैश मिलेगा ATP फ्रॉम GTP, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये देखिए गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इससे बन जाता है गोनोसिन डाइफॉस्फेट। इसका मतलब एक फॉस्फेट यहाँ पे क्या हो चुका है, निकल चुका है। ये ट्राइफॉस्फेट है डाइफॉस्फेट, तो ऐसा होते वक्त एक फॉस्फेट निकलता है, तो उस फॉस्फेट को कौन रिसीव करता है, देखिए, उस फॉस्फेट को रिसीव करता है, राइट, ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और ये जो फॉस्फेट निकला इनऑर्गेनिक इसमें मिलता है, और ये आपको देगा एक खास प्रोडक्ट, ओके, बहुत ही पावरफुल, ATP। ये रहा ATP। तो ATP यहाँ पे किससे बना, GTP से बना, राइट, लाइक दिस यू कैन कनेक्ट इट। तो इस प्रोसेस में वो बन जाता है। तो आप सिंपली याद रखिए, क्योंकि हमें कैलकुलेशन भी तो करना है आगे। तो ये ATP यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। सक्सिनेट ये मिल गया यहाँ पे। सक्सिनेट के बाद यहाँ पे आपको मिलता है एक एसिड फ्यूमेरेट,
फ्यूमेरिक एसिड। कौन सा एसिड मिलता है? फ्यूमेरिक एसिड। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन्स। ओके, और यहाँ पे भी क्या होता है? डिहाइड्रोजनेशन। और जैसे हाइड्रोजन निकलेगा तो उसको कौन रिसीव करेगा? तो यहाँ पे आपने फॉर अ चेंज याद रखना है कि यहाँ पे आपको NADH2 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ रिसेप्टर डिफरेंट है। ये है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD है, और FAD जब इसको रिसीव करेगा तो ये ऐसे रिड्यूस हो जाएगा FADH2 में। ठीक है, ये भी आपको रिड्यूस पावर मिल गया है, और इससे आपको 2 ATP मिलेंगे। NADH2 से 3 ATP मिलते हैं, लेकिन FADH2 से 2 ATP मिलते हैं, इतना याद रखिए। और ये फ्यूमेरेट का क्या होता है, इसको भी देखो ज़रा। फ्यूमेरेट से आपको मिल जाता है यहाँ पे राइट हियर मैलिक एसिड यानी मैलेट। ये रहा मैलेट, और ये करते वक्त आपको फिर से हाइड्रेशन करना होगा। ठीक है, वाटर ऐड करना पड़ेगा। हाइड्रेशन 3 टाइम्स होता है। ओके, और आपको मिलता है फ्यूमेरेट। ये फिर से 4 कार्बन कंपाउंड है, राइट। कार्बन तो अब कम करना ही नहीं है अभी, क्योंकि ये लास्ट में भी आपके पास क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है। और लास्ट में सबसे आखिर में यहाँ पे फिर से डिहाइड्रोजनेशन होता है। ओके, मतलब ऑक्सीडेशन, कंटिन्यूस ऑक्सीडेशन हो रहा है, 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, 1 2 3 एंड राइट हियर 4। और फिर से यहाँ पे कोएंजाइम NAD रिड्यूस हो जाएगा टू NADH2, और आपको मिल जाएगा रिड्यूस पावर, जिससे 3 ATP मिल जाएंगे। तो ये जो साइक्लिकल इवेंट्स है ये देखने में आपको थोड़े बड़े लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 2-3 टाइम्स रिटर्न करके देखोगे, आई मीन राइटिंग प्रैक्टिस से, तो ये आप बिल्कुल लर्न कर लोगे 100% श्योर। ओके, दिस साइकिल इज़ नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट question is asked on it. Okay, so you should remember how changes occur right here in mitochondria. Okay, and what is Krebs cycle? Krebs cycle is complete oxidation of acetyl coenzyme A in presence of lot of enzymes. enzymes यहाँ लिखे नहीं है क्योंकि आपके लेवल पर उसका काम है नहीं, ठीक है। और ये बहुत सारे कन्वर्शंस जब होंगे तो अल्टीमेटली ये जनरेट हो जाएगा, फिर से रिजनरेट, और इसलिए ये साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। ओके, एक ही मॉलिक्यूल हमने यूज़ किया था, ये याद रखना, ठीक है। अब इसका हम एनर्जेटिक्स यानी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ओके, आप 2-3 टाइम्स वीडियो को देखना, और फिर ये सारे कन्वर्शंस आप पॉज कर करके लिख लेना अच्छी तरह। ओके, फिर आप देखोगे, या फिर आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, ये एक साइक्लिक इवेंट्स जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल परफेक्टली ऑपरेट होते हैं, और आपको फटाफट NADH2 और FADH2 मिल जाते हैं, साथ में एक ATP मिल जाता है। तो अब इसका हम करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है, और देखेंगे कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिला है इन क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको FADH2 और NADH2 और ATP ये 3 प्रोडक्ट मिले हैं। टोटल NADH2 कितने मिले हैं, ठीक है, टोटल NADH2 कितने मिले हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहीं पे लिख लेते हैं, इधर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। देखिए NADH2, ये हमें टोटल मॉलिक्यूल्स मिले हैं 1 2 3, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स मिले हैं। और टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 ये हमें 1 मॉलिक्यूल मिला है, ठीक है। टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP डायरेक्ट ATP हमें 1 मिल गया है, ठीक है। ये डायरेक्ट ATP 1, NADH2 3, FADH2 1, और एक ATP तो डायरेक्ट ही मिल गया, तो ये 1 ATP हो गया। और NADH2 से हमें 3 ATP मिलते हैं, into 3, तो ये 9 ATP हो गई। एक से 3 ATP मिलते हैं आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और FADH2 से 2 मिलते हैं, तो ये हो गया 2, ठीक है। इस तरह टोटल कितने ATPs बन गए, 9 + 2 दैट इज़ 11 and 1 12, तो ये हो चुका है टोटल 12 ATP मॉलिक्यूल्स। एक एसिटिल कोएंजाइम में जब क्रेब्स साइकिल में जाएगा फॉर ऑक्सीडेशन तो आपको 12 ATP मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो 2 है ना, सो 12 × 2, इसका मतलब है 24 ATP, ठीक है ना, 24 ATP मिलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो क्रेब्स साइकिल में आपको 24 ATP कैसे मिलते हैं ये भी हमने आपको दिखा दिया है, ठीक है। दैट इज़ आउटस्टैंडिंग साइकिल वी हैव कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में होने वाले सारे इवेंट्स यहाँ पे समराइज्ड है, आप इसको 2 से 3 बार लिख के देखना है, और सारे कैलकुलेशंस याद रखने हैं। NADH2 और FADH2 कैसे बना, ठीक है ना, NADH2 कैसे बनता है, FADH2 कैसे बनता है, यहाँ पे परफेक्टली दिखाया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका मतलब एक बहुत ही क्लियर चीज़ है कि ये आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में ही मिलेगा, नॉट इन
anaerobic respiration. So it is only reserved for aerobic respiration. ठीक है ना. तो इसका जो प्रोडक्ट मिला वो क्या है, NADH2 और FADH2. ये तो डायरेक्ट कैश मिल गया ना ATP. तो आप चेक को बैंक में लेके जाओगे उसका कैश में कन्वर्शन करने के लिए. और बैंक क्या है पता है, बैंक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसको ले जाना है और इसको ले जाना है, बस इसको थोड़ी ना ले जाना है. ठीक है, तो डायरेक्ट मिला ना. ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 ATP आपको डायरेक्ट मिले थे, तो वो भी ऑलरेडी आपको कैश मिल गए हैं. ये भी 2 ATP यानी 2 बार होता है ना साइकिल, क्रेब्स साइकिल 2 बार होता है फॉर सिंगल ग्लूकोज. एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार ऑपरेट होता है, याद रखना है. इसलिए आपको ये 2 बार यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया गया है. 24 ATP इससे मिलेंगे. और इससे पहले हमने देखा था लिंक रिएक्शन, ये है लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन में भी क्या होता है, लिंक रिएक्शन में अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो यहाँ पे आपको फिर से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 मिल गए थे. ठीक है ना, इसका मतलब 6 ATP. ओके, यहाँ 6 ATP होते हैं. और जब ग्लूकोज को पायरुवेट में ब्रेक किया था ना, तो यहाँ पे भी आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 मिल गए थे. ठीक है ना, तो ये भी फिर से 6 ATP है. और यहाँ पे 2 ATP डायरेक्ट भी मिल गए थे. ओके, इस प्रोसेस में 2 ATP डायरेक्ट भी मिल गए थे हमें. ठीक है, तो ये 2 + 6 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस में मिल जाते हैं. उसके बाद 6 ATP लिंक रिएक्शन में मिल जाते हैं. ओके, और ये 24 यहाँ मिल जाते हैं. 24 प्लस ये 6 प्लस ये पहले वाले 8. तो अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो आपको मिल जाते हैं टोटल 38 ATP. इसका मतलब है जब एक ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो आपके पास होते हैं 38 ATP मॉलिक्यूल्स. यही तो एरोबिक रेस्पिरेशन. और अगर यही काम आप बैक्टीरिया को करने को बोलोगे तो बैक्टीरिया एक ग्लूकोज से बनाएगा ओनली 2 ATP, जस्ट बिकॉज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है ना, ना ऑक्सीजन है उधर ना माइटोकॉन्ड्रिया है. इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से 30 ATP मिलते हैं. ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया अगर ना हो तो मिलते हैं सिर्फ 2 ATP और वो यही ATP होते हैं, आगे वाला कुछ नहीं मिलता है. तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन का सिग्निफिकेंस यही है कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन का यूज़ होता है और टिपिकल पावर आपको मिलती है 38 ATP. ठीक है ना, लेकिन ये सब मिलता कैसे है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, ओके, ATS, या उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन. उसको कैसे समझे ये हम आपको सिंप्लीफाइड वे से यहाँ दिखा देते हैं. ओके, वो भी साइक्लिकल एलिमेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए नहीं हैं, फिर भी आपको ये चीज़ समझने के लिए ये पता होना चाहिए हाउ ETS ऑकर्स. वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में विद हेल्प ऑफ F1 पार्टिकल्स, ऑक्सीजोम्स. ओके, और देखिए ये सबसे सिंप्लीफाइड वे से हम आपको बताएंगे कि जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो इस तरह है. अगर आप देख पाओ यहाँ लिखा हुआ FADH2. ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें मिला है, प्लस साथ में हमें मिला है NADH2, ये भी सबस्ट्रेट हमें मिला हुआ है. ठीक है, FADH2 NADH2. अब ये जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्सीजोम की हेल्प से आप देख सकते हो ये ऑक्सीडाइज होते हैं. अब ऑक्सीडेशन करना है इनका लास्ट में, टर्मिनल ऑक्सीडेशन इसको कहा जाता है, या फिर हमारा टाइटल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, ATS, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, ऐसा आप इसको कह सकते हो. सो व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट है, तो देख लो FADH2 और NADH2, इसको आप इस तरह लिख लो क्योंकि इसका हमें ऑक्सीडेशन कराना है. ठीक है ना, डिहाइड्रोजनेशन कराना है, राइट, ये आप याद रखिए. तो जैसे ही ये आप इसको इस तरह लिख सकते हो FAD. ठीक है, FAD ऐसा लिखा गया है. और H2 जो है ना, H2 हम यहाँ लिख लेते हैं. ओके, और ये काम कराने वाला कौन है, ये काम करने वाला एजेंट यहाँ पे रहेगा. ठीक है, उसका नाम है कोएंजाइम Q. कोएंजाइम Q, यूबिक्विनोन भी उसको कहा जाता है, यूबिक्विनोन, कोएंजाइम Q. लेकिन इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए इसको इस तरह लिख लेते हैं NAD, और ये रहा H2. ये H2 हम इसको साइड में लिखते हैं. ठीक है, ताकि आप समझ पाओ. और यहाँ पे एक खास टाइप का कोएंजाइम होता है जो यहाँ नहीं होता है. ठीक है, हाँ, ये देखिए यहाँ पर रहेगा एक खास फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. हाँ, जैसे कि NAD होता है, FAD होता है, वैसे ही FMN होता है. ठीक है,
फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इस तरह फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये एक बार आप देख लो अच्छी तरह क्या है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ओके। तो यहाँ पे ये रहता है, यहाँ पे ये नहीं रहता है, ओके। ये मॉलिक्यूल का एफिनिटी होता है, राइट, इसलिए सब आप देख रहे हो, जो चीज़ यहाँ पे वहाँ नहीं है, हाँ बाकी सब सेम आपको दिखाई देगा, एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट हियर। तो देखिए आप, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ने इसको रिड्यूस किया, इसको नहीं किया, एक बड़ा फ़र्क आप यहाँ पे देख पाओगे। सो राइट हियर कोएंजाइम क्यू के बाद यहाँ पे कोएंजाइम क्यू लिख लेना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है, आई मीन यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है ना, बस इतना ही फ़र्क है। ये जो H2 आप देख रहे हो ये स्प्लिट होगा, आप H2 कैसे स्प्लिट होता है, तो H2 इस तरह स्प्लिट होता है, ठीक है। H2 से आपको मिल जाता है 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या मिल जाता है 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, और इसके बाद एक सीरीज़ होती है साइटोक्रोम की, इस तरह साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बाद साइटोक्रोम C होता है, उसके बाद साइटोक्रोम A और A3 कॉम्प्लेक्स होता है। ये ऑलरेडी सीरीज़ में वहाँ पे स्टैब्लिश्ड रहने वाले साइटोक्रोम्स है जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम, कोई फ़र्क नहीं होगा इसमें। साइटोक्रोम C और यहाँ पे साइटोक्रोम A3 बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ एक ही फ़र्क है यहाँ पे ये चीज़ जो यहाँ नहीं है, ये इस तरह। और जब यहाँ से आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं ना, ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो साथ में यहाँ पे ATP जनरेट होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में मिल जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहीं से दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स, साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो यहाँ बनाए जाते हैं ATP। कैसे बनता है ATP, फॉस्फोराइलेशन से बनता है ATP, राइट लाइक दिस। देखिए यहाँ पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो आपको मिलेगा ATP, जो यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। आगे आप देखिए इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से साइटोक्रोम BC1 से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, ये इसमें आपको फिर से फॉस्फोराइलेशन दिखाई देगा और ATP मिल जाएगा, तो वो यही यहाँ पे भी मिलेगा ऑफ कोर्स, ADP प्लस IP गिव्स ATP, और यही ATP फॉर्मेशन यहाँ भी होगा, ठीक है, ADP प्लस IP गिव्स ATP, यहाँ पे भी होगा, राइट, ADP प्लस IP गिव्स ATP। तो कितने ATP बने, यहाँ पे 1 2 3 बने फ्रॉम NADH2, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही बने, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं बना है, ठीक है ना। इसका मतलब है इस सबस्ट्रेट से आपको 2 ATP मिल जाते हैं, इस सबस्ट्रेट से आपको 3 ATP मिल जाते हैं, और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचे थे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ये है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ये जो प्रोटॉन बचे थे, ठीक है, ये प्रोटॉन्स आप देख रहे हो ऊपर और नीचे, ये प्रोटॉन्स उसमें ऐड कर लेते हैं प्लस 2 प्रोटॉन्स, ओके। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का काम है प्लस हाफ O2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मतलब H2, और वो ऑक्सीजन मतलब H2O। तो सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा मेटाबॉलिक वाटर फॉर्मेशन, ठीक है ना, मेटाबॉलिक वाटर फॉर्म होता है, और ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, ओके। और इसमें आपको मिलते हैं ATPs, NADH2 से 3, FADH2 से 2, ठीक है, और साथ में मिलता है मेटाबॉलिक वाटर, और बहुत सारे आप देखिए ये NAD और FAD ये ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम तैयार हो जाते हैं, जो फिर से ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। तो इसको भी अगर आप बार बार देखोगे, लिख कर देखोगे, समझोगे, तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, ओके। और अगर ये नहीं भी समझता है तो एक चीज़ आपने क्लियर याद रखनी है कि एक NADH2 से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन, और टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज से मिल जाते हैं, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस में 8 लिंक